नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त साम्राज्य की। एक ऐसा किंगडम जिसने अपने दौर की सबसे बड़ी सबसे ताकतवर सल्तनत को सीधी टक्कर दी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि जब चारों तरफ बड़ी बड़ी सल्तनतें फैल रही थीं, तब एक अकेला राज्य वो ना सिर्फ अपनी जगह पर टिका रहा, बल्कि उसने ठीक बगल में अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए सबसे पहले कहानी के दो मेन प्लेयर्स को समझते हैं, जिनकी टक्कर ने आप कह सकते हैं इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक तरफ थी दिल्ली सल्तनत। खिलजी और तुगलक जैसे वंशों के अंडर ये पूरे उत्तर भारत में अपनी धाक जमा चुकी थी। और दूसरी तरफ उड़ीसा, जिसे उस समय कलिंग भी कहते थे। एक ऐसा राज्य जो अपनी जमीन, अपनी पहचान पर मजबूती से डटा हुआ था। देखिए, सल्तनत का दबदबा बंगाल और बिहार में तो खूब था, मतलब वो उड़ीसा के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही उड़ीसा की सरहद आती थी, बस उनकी सारी ताकत वहीं रुक जाती थी। उड़ीसा एक ऐसी जिद पर अड़ा था कि उसे कोई जीत ही नहीं पाया। तो फिर सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली सल्तनत जैसी सुपर पावर उड़ीसा के सामने आकर फेल क्यों हो गई? इसकी वजह सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी। उड़ीसा के डिफेंस के कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर थे, और वो थे वहां की जियोग्राफी, उनकी मिलिट्री, इकोनॉमी और हाँ, धर्म। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला था ज्योग्राफिकल किला, मतलब घने जंगल और नदियां। ये दुश्मनों के लिए एक नेचुरल दीवार का काम करते थे। फिर आती थी उनकी हाथियों की दीवार। सल्तनत की जो घुड़सवार सेना थी ना, उड़ीसा के हाथी उसके लिए एक बुरे सपने जैसे थे। तीसरा, पैसा। चावल की बम्पर खेती और समुद्री व्यापार से उड़ीसा आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर था, मतलब सेना के लिए पैसा हमेशा तैयार। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, सांस्कृतिक एकता। भगवान जगन्नाथ में लोगों की गहरी आस्था थी और राजा को उनका रक्षक माना जाता था। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई बाहरी हमलावर तोड़ ही नहीं सकता था। तो एक तरफ तो उड़ीसा बाहरी हमलों से खुद को बचा रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त राज्य के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव पक रहा था। और देखिए, ये मिडीवल हिस्ट्री का एक क्लासिक पैटर्न है जो बार बार देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो राज करने वाला पुराना वंश है, वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से कमजोर पड़ जाता है। फिर जो लोकल मिलिट्री कमांडर होते हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं, और बस एक ताकतवर लीडर मौके का फायदा उठाकर सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और ठीक यही हुआ उड़ीसा में साल 1435। ये हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कपिलेंद्र देव नाम के एक मिलिट्री कमांडर ने आखिरी गंगा शासक को गद्दी से हटाया और एक नए डायनेस्टी की नींव रखी। और इसी के साथ शुरू हुआ गजपति साम्राज्य का दौर। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने वाला था। इस नए वंश ने अपना नाम ही रखा गजपति। गजपति यानी हाथियों का स्वामी। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था। ये दुनिया को बता रहा था कि हमारी असली ताकत क्या है, और वो थे हाथी। तो अब देखिए सीन कैसे बदल रहा था। एक तरफ दिल्ली सल्तनत, जहां सैयद और लोधी जैसे कमजोर वंशों का राज था, वो ढलान पर थी। और दूसरी तरफ गजपति उड़ीसा, जो तेजी से ऊपर उठ रहा था। एक साम्राज्य बिखर रहा था तो दूसरा बन रहा था। और गजपति अब सिर्फ अपनी सरहदें नहीं बचा रहे थे, वो तो एक्सपैंड कर रहे थे। उन्होंने तटीय आंध्र और बंगाल के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल सल्तनत और साउथ के ताकतवर विजयनगर साम्राज्य जैसे पड़ोसियों से भी जमकर लोहा लिया। तो फिर इस पूरी जबरदस्त कहानी का सार क्या है? क्या था इनकी कामयाबी का सीक्रेट? तो जैसा हमने देखा, इनकी ताकत का राज कोई एक चीज नहीं थी, ये एक मिक्स था। इनकी जबरदस्त मिलिट्री जिसमें हाथी थे, इनकी आइडियोलॉजी यानी जगन्नाथ पंथ, इनकी मजबूत इकोनॉमी और इनकी नेचुरल ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन, सबने मिलकर इस साम्राज्य को बनाया था। इससे एक सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि उस दौर में या किसी भी दौर में कोई भी सत्ता सिर्फ फौज के दम पर नहीं चलती। धर्म, जमीन पर कंट्रोल और कल्चरल यूनिटी, ये चीजें भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी होती हैं। ये कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दिखाती है कि बड़े बड़े साम्राज्यों की भी एक लिमिट होती है,
और एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रीजनल किंगडम किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को टक्कर दे सकता है। ये बात इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है कि गजपतियों के अंडर उड़ीसा सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था जो किसी कोने में बच गया हो, नहीं, वो एक कॉन्फिडेंट रीजनल पावर था जो दिल्ली सल्तनत के पैरेलल और उससे पूरी तरह आज़ाद खड़ा हुआ था। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इतिहास में ऐसे और कौन-कौन से अजेय राज्य रहे होंगे जिन्होंने हमारी पावर की समझ को, मतलब शक्ति असल में कैसे काम करती है, इस आइडिया को ही चैलेंज कर दिया हो? सोचिएगा ज़रूर।